वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहें या असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी की घटना, इसके बाद हिंदुस्तान में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो सैलाब आया, उसने बंगाल एवं पंजाब में असंख्य असंख्य क्रांतिकारी भारत माता को दिए। एक ऐसा दौर जिसमें हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि कई क्रांतिकारियों को अपनी चरम सक्रिय गतिविधियों में देखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की फांसी के बाद एवं चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी के बाद यह क्रांतिकारी दौर ऐसा प्रतीत हुआ कि थम सा गया है। हालांकि भगत सिंह का सपना था घर घर भगत सिंह पैदा हों, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद शने शने एक विलुप्त अवस्था में भारतीय परिदृश्य में दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि यदि भगत सिंह ने घर घर से भगत सिंह निकलने का सपना देखा तो वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। निश्चित रूप से सिंह जो है वह काफी तादाद में पैदा नहीं होते हैं, सिंह तो कुछ मात्रा में ही पैदा होते हैं। भगत सिंह की फांसी कहें या चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, निश्चित रूप से उसने आने वाले दिनों में भारतीय क्रांति को कई ऐसे क्रांतिकारी दिए जिन्होंने इस अग्नि को, कहा जा सकता है कि आजादी मिलने तक प्रज्वलित किए रखा। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक बड़ा नाम होता है पंडित राजनारायण मिश्रा का, जिनका जन्म लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास है, उस जिले में कठिना नदी के पास एक गांव होता है भीषमपुर। उस गांव में बसंत पंचमी के दिन हुआ। पिता का नाम था बलदेव मिश्रा एवं माता का नाम तुलसी देवी। किंतु माता का साया बहुत ही जल्द बालक राजनारायण के सर से उठ गया। बड़ी बहन द्वारा लालन पोषण किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समझ विकसित होती गई, राजनारायण को यह महसूस होने लगा कि जिस नदी के किनारे इनका जन्म हुआ है, कठिना नदी, जीवन भी उसी नाम के अनुरूप कठिन परिस्थितियों में व्यतीत हो रहा है। लेकिन जब एक बड़े स्वरूप में इनको दिखाई दिया कि गांव की यही हालत नहीं है, पूरा देश ही ब्रिटिश आधिपत्य में है, भारत माता गुलामी की बेड़ियों में है, तो यह बहुत अधिक विचलित हो गए एवं भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के स्वप्न देखने लगे, बहुत ही बाल्यकाल से। यही कारण था कि भगत सिंह की शहादत अभी ताजा ताजा थी, इनके हृदय में एक क्रांतिकारी पनप रहा था। यही कारण था कि बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अपने गांव में 40 बच्चों के साथ एक वानर सेना का निर्माण किया, जो वानर सेना ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध स्वरूप एक छोटे छोटे बच्चे, ये जैसे भी उनसे बन पड़ता था, वह विरोध एवं प्रदर्शन करते थे एवं एक दूसरे को क्रांति की गतिविधियों के लिए प्रेरित करते थे। राजनारायण जी के जीवन में ये वानर सेना के साथी युवावस्था तक भी बड़े क्रांतिकारी बनकर साथ रहे। योगेश चंद्र चटर्जी जी एवं झारखंडे राय जी का भी भगत सिंह की भांति ही इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। कहा जा सकता है कि इनको क्रांति में लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही। आगे चल के भी जब ये जेलों में थे, इन दोनों मित्रों को लिखे गए पत्र व्यवहार के द्वारा ही इनके राष्ट्रभक्ति के जज्बे को हम टटोल सकते हैं, जान सकते हैं। बहरहाल इन्होंने वानर सेना के बाद रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब ये पार्टी क्या है? दरअसल चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के बाद जो उनकी हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन थी, वह एक विलुप्त अवस्था में आ गई। नेतृत्व के अभाव में धीरे धीरे वह समाप्त सी हो गई। अतः इन युवा क्रांतिकारियों ने उसी संगठन को एक नया नाम
एक नई ऊर्जा एवं नया जीवन देने का प्रयास किया, जिसका नाम इन्होंने रखा रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ये कार्यकर्ता बन गए उस पार्टी के। बाद में इन्होंने मातृवेदी नामक संस्था का भी गठन किया एवं आने वाले कुछ साल इन्होंने सक्रिय रूप से इसी संस्था में कार्य किया। इस संस्था का एक महत्वपूर्ण इन्होंने नियमावली बनाई, 14 नियम जिसे कहा गया, और 3 प्रतिज्ञाएं तमाम क्रांतिकारियों को लेनी होती थी। आगे चलकर इसी पार्टी को इन्होंने बम पार्टी का नाम दिया। बम पार्टी की सदस्यता लेने के लिए बाकायदा बंदूक खरीदनी होती थी। 184 रुपये का खर्चा होता था उन दिनों उस बंदूक में। राजनारायण मिश्र के मन में क्रांति की भावनाएं इस कदर उमड़ रही थी, 184 रुपये देने के लिए पार्टी में इनके पास नहीं थे, तो इन्होंने अपने मामा के बेटे की बंदूक, मामा के बेटे जो कि उन्नाव के थानेदार थे, उन्नाव थाने में, उनकी बंदूक चोरी की एवं उस चोरी की बंदूक को इन्होंने बम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बम पार्टी में जमा कराया। ये थे हौसले राजनारायण मिश्र के। बहरहाल एक बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दे दिया, एक थानेदार की बंदूक को चुराना। लेकिन इससे पूर्व ही 6 जनवरी सन 1941 को इन्होंने बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया। उस भाषण के फलस्वरूप DIR एक्ट में उन्हें 1 साल की सजा हो गई। सीतापुर एवं बदायूं जेल में इन्होंने 1 वर्ष बिताया। तदुपरांत 1 दिसंबर सन 1941 को यह जेल से रिहा हुए। अब जब 1941 में ये जेल से रिहा हुए तो एक घटनाक्रम एवं परिदृश्य में आपको समझाने का प्रयास करूं। भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन इन्होंने देखा कि कई कांग्रेसी नेता स्वयं को नेता बनाए रखने के लिए, जनता में अपनी छवि को चमकाने के लिए एवं ब्रिटिश कोप का बहुत ज्यादा सामना न कर सके, अतः ये येन केन प्रकारेण जेल अधिकारियों के साथ, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके, मिलीभगत करके ये कांग्रेसी नेता जेल चले जाते थे। जेल में इनको VIP ट्रीटमेंट मिलता था। जनता बेचारी संघर्ष में पिसती रह जाती थी। तब इन्होंने यह निर्णय लिया कि यह अहिंसा आंदोलन मात्र एक दिखावा है, मात्र कांग्रेस के नेताओं का ढोंग है। इस आंदोलन को सशस्त्र आंदोलन में बदलना बहुत जरूरी है। अतः इन्होंने अपने साथी तैयार किए एवं सशस्त्र क्रांति, जो एक इनका सपना था, जो एक इनका जुनून था, उस माध्यम से अब इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने का अपने साथियों के साथ प्रण लिया एवं हथियारों का एकत्रीकरण, मतलब हथियारों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, उनके प्रयासों में ये लग गए। अतः इन्होंने 14 अगस्त सन 1942 को एक 8 सदस्यीय क्रांतिकारियों का एक दल बनाया और यह दल बंदूकों को एकत्रित करने के मिशन में लग गया। इनके पास बाकायदा 16 बंदूकधारियों की एक लिस्ट थी कि भाई किन किन लोगों से हमें बंदूकें प्राप्त हो सकती हैं। 4 बंदूकधारियों से तो इन्हें बहुत आसानी से बिना किसी प्रतिरोध से बंदूकें प्राप्त हो गई, लेकिन महबूबाबाद में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि इस तमाम अभियान को वहीं विराम देना पड़ा, क्योंकि वहां की कोठार का जो प्रबंधक था, उस जिलेदार की बंदूक इन्होंने हथियाने के लिए वहां पर उन्होंने छापा डाला। तो अंततः सबूत मिटाने एवं रिकॉर्ड जलाने एवं जिलेदार से बंदूक हथियाने के प्रयास में उस जिलेदार को गोली लग गई एवं वह वहीं पर ही ढेर हो गया। इस प्रकार हड़बड़ाहट में जो भी इनका आगे की योजना थी उसको वहीं विराम दिया गया। इस पूरे दौर में इनकी पत्नी विद्या देवी की भी बहुत, जिसे कहते हैं कि उनका प्रोत्साहन, उनका हौसला अनुकरणीय रहा। यहाँ उल्लेख करना बहुत आवश्यक है, जब यह बंदूकें हथियाने के लिए जाते थे तो बाकायदा धर्मपत्नी आरती उतारकर इन्हें रवाना करती थी, मानो कोई योद्धा युद्ध लड़ने जा रहा है। यह हौसला था इस वीर की धर्मपत्नी का, जिनका यही कहना था
कि यदि आप, या अपने पति को वो कहा करती थी अक्सर, यदि आप किसी कारण अपने देश के काम आ गए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए दूसरा नहीं होगा। निश्चित रूप से जब परिवारजनों का इस प्रकार हौसला प्राप्त होता है तो क्रांति की राह काफ़ी आसान हो जाती है। खैर, अब महबूबाबाद घटना के बाद 16 इनके क्रांतिकारी साथियों पर मुकदमा चलता है। 10 क्रांतिकारी को 38 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है। ये स्वयं एवं इनके अन्य 5 साथी अभी भी फरार थे। संपूर्ण गांव में ब्रिटिश अधिकारियों का एक दमन चक्र चलता है। तकरीबन 16-17 गांव वालों के घर जला दिए जाते हैं। इनके स्वयं के घर पर हल चला दिया जाता है। इनके परिवार वालों को कई यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन भूमिगत राजनारायण मिश्र अभी हार मानने वाले नहीं थे। यह नकली नाम बदलकर इधर उधर भटकते रहे एवं येन केन प्रकारेण क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रहते रहे। इसी भेष बदलने के दौरान ही आप देखिए कितना बड़ा क्रांतिकारी रहा होगा हमारा यह नायक, हमारा यह क्रांति का सिपाही। भेष बदलने के दौरान भी एक बार यह दफा 129 में पकड़े गए। 2 माह की इन्हें जेल हुई, लेकिन ब्रिटिश पुलिस वाले इन्हें पहचान नहीं पाए। तदुपरांत यह जेल से छूटते हैं। जेल से छूटने के बाद यह आर्य समाज, उस समय बहुत सक्रिय संस्था थी, उसके सदस्य बन जाते हैं। अकाल आता है पश्चिमी बंगाल मिदनापुर में, यह अकाल कार्य करते हैं, लेकिन इनका मूल उद्देश्य यही होता है कि बम बनाने का प्रशिक्षण किस प्रकार प्राप्त किया जाए, किस प्रकार बमों को हथियाया जाए। आर्य समाज वालों को इसकी भनक लग जाती है, इन्हें आर्य समाज से निकाल दिया जाता है। यह पुनः दिल्ली आते हैं। एक बार पुनः दफा 188 के तहत दिल्ली में पकड़ लिए जाते हैं। दोबारा भी पकड़े जाने के बाद भी असली पहचान इनकी सामने नहीं आती है। दिल्ली एवं फिरोजपुर जेलों में ये लगभग 1 साल रहते हैं। 1943 को रिहा होकर ये मुंबई चले जाते हैं। वहाँ से फिर ये हरिद्वार, ऋषिकेश साधु का भेष बदलकर काफ़ी लंबे समय तक ये रहते हैं। अंततः 15 अक्टूबर सन 1943 को यह मेरठ के गांधी आश्रम में शरण लेने के लिए आते हैं। इसी गांधी आश्रम में श्यामवीर सिंह जी, जो कि खादी भंडार के संचालक थे, उन पर इन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। एवं इनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि इतने समय तक जब ये भेष बदल के रहे, किसी ने भी इन्हें नहीं पहचाना। इनको इन्होंने आगे से अपनी पहचान बता दी, और यही पहचान बताना इनके लिए अंतिम गलती साबित हुआ, इनकी मृत्यु का कारण बना। अंततः खुफिया पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया। इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। ऐसी यंत्रणाओं का सामना करना पड़ा इनको। लगातार 3 दिनों तक बर्फ की सिल्ली पर इनको लिटाया रखा। इनके गुदा द्वार तक में मिर्ची डाल दी गई, लेकिन इस क्रांतिकारी के मुंह से सिर्फ वंदे मातरम निकला। अंततः आदेश पारित हुआ एवं 26 नवंबर को इन्हें लखीमपुर खीरी भेज दिया गया। यहाँ पर लोअर कोर्ट में 27 जून को इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा जब इन्हें सुनाई गई तो इनके मुख से फिर निकला इनकलाब जिंदाबाद। कुछ समय बाद इन्हें लखनऊ की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया एवं ऊपर की चीफ कोर्ट ने भी निचली अदालत में मोहर लगाई एवं इनकी फांसी की सजा बहाल की गई। अब इनके पास सिर्फ एक ही राह थी फांसी की सजा से बचने की, कि प्रिवी काउंसिल में ये अपील करें। लेकिन प्रिवी काउंसिल में अपील करने के लिए इनके पास पर्याप्त धन नहीं था। उस दौर के कई कांग्रेसी नेताओं ने दिखावा किया, नाटक किया कि हम साथ में हैं, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि खुशवंत सिंह, जो इनके बहुत ही निकटस्थ थे, उनसे जब कहा गया तो उन्होंने बहाना बना के ये कहा कि 400 रुपये आपका परिवार यदि व्यवस्था कर देगा तो आगे के पैसे की वो व्यवस्था कर देंगे। स्वयं हमारे क्रांतिकारी राजनारायण मिश्रा काफ़ी गुस्सा हुए यह सुनकर। खैर, अंततः हमारे ये क्रांतिकारी फांसी की सज़ा सुनकर, जो स्वयं इतना ज़्यादा हर्षित था, उसे क्या परवाह थी फांसी के फंदे की। फांसी के फंदे के एक दिन पूर्व जब पत्नी विद्यावती देवी इनसे मिलने आती है, इनका जज्बा, इनका जो हौसले थे वो देखते ही बनते थे।
योगेश चटर्जी एवं झारखंडे राय जो इनके स्वयं के मित्र थे, वो भी जब इनसे मिलने गए तो बताते हैं कि फांसी की सजा सुनकर हमारे ये क्रांतिकारी इतना ज़्यादा प्रसन्न था कि ऐसा लग रहा था कि वह कहीं तोरण बांधने जा रहा हो। वो स्वयं इन्होंने अपने मित्रों से कहा, जो इनका एक स्वप्न देखते हैं ये आजकल, कि बाकायदा एक फांसी का सेहरा इनके सर पर सज चुका है। दूल्हे का सेहरा होता है, लेकिन तमाम जेल के साथी फूल मालाएं इनके लिए बना रहे हैं एवं एक योद्धा की भांति इन्हें फांसी के फंदे के लिए रवाना कर रहे हैं। ये थे जज्बे हमारे इस क्रांतिकारी के। अंततः वह दिन आता है 9 दिसंबर सन 1944 का। लखनऊ जेल में हमारे इस महान क्रांतिवीर को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी, जिस पार्टी में सक्रिय रहते हुए इन्होंने तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, अब तक इनके मन में यही एक उम्मीद थी कि अंततः भारत की आज़ादी का कारण बनेगी, क्योंकि इनका मानना अंततः यही रहा कि क्रांति के माध्यम से ही भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया जा सकता है। यह था जज्बा हमारे महान क्रांतिकारी का। मातृभूमि सेवा संस्था देश के लिए इनके बलिदान को, इनकी कुर्बानी को, इनके जज्बे को शत-शत नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।